आज हम राजस्थान में कालीबंगा सभ्यता एवं संस्कृति की विशेषताएं इस को समझेंगे कि राजस्थान में कालीबंगा सभ्यता एवं संस्कृति क्या क्या विशेषताएं रही। तो राजस्थान में जो कालीबंगा सभ्यता है, जैसा कि हमने पूर्व में देखा, बालाथल, गणेश्वर सभ्यता, आहड़ सभ्यता, तो इसी प्रकार से कालीबंगा सभ्यता की भी विशेषताएं उनसे मिलती जुलती हैं। और कालीबंगा सभ्यता जो इसकी खुदाई से जो अवशेष प्राप्त हुए हैं, बर्तन, मिट्टी के बर्तन, ईंटें और भवन जो भी, तो उनसे ये पता लगता है कि ये बहुत प्राचीन सभ्यता और हड़प्पा मोहनजोदड़ो के समकालीन इतिहासकार मानते हैं। और पुरातत्ववेत्ताओं ने भी इसकी जो वस्तुओं को निरीक्षण करने के बाद यह कहा है कि ये भी काफ़ी प्राचीन सभ्यता रही। तो अब हम देखते हैं भूमिका। राजस्थान के जिन स्थानों पर उत्खनन किया गया उनमें प्रमुख है कालीबंगा, आहड़, बागौर, रंगमहल, बैराट, गिलुंड, नूह, गणेश्वर, बालाथल आदि। इन सभी स्थानों से प्राप्त अवशेषों से ज्ञात होता है कि नदियों के कांठों में सिंधु सरस्वती सभ्यता की उत्पत्ति हो चुकी थी। तो राजस्थान में जो उत्खनन कार्य हुआ है उनमें किन किन क्षेत्रों में, जैसे कालीबंगा, आहड़, बागौर, रंगमहल, बैराट, गिलुंड, नूह, गणेश्वर, बालाथल आदि, इन सभी स्थानों से जो अवशेष प्राप्त हुए हैं वो नदियों के कांठों में सिंधु सरस्वती सभ्यता की उत्पत्ति हो चुकी थी। तो ये जो क्षेत्र हैं, ये इनमें यहाँ से जो खुदाई हुई है इनमें भी काफ़ी प्राचीन अवशेष मिले हैं जो उस समय की सभ्यता संस्कृति को दर्शाते हैं। कालीबंगा की सभ्यता, कालीबंगा जो सभ्यता जो है वो प्राचीन सभ्यता है जिसमें प्रसिद्ध पुरातत्ववेत्ता जिसकी अमलानंद घोष ने राजस्थान में कालीबंगा तथा दूसरे ऐसे ही टीलों को खोज निकाला। इस कार्य को ब्रजवासी लाल थापर ने जारी रखा। बाद में इस सभ्यता की खुदाई का कार्य 1952 में प्रारंभ हुआ और 1961 ईस्वी से 1969 ईस्वी तक उत्खनन किया गया। तो इसमें जो प्रसिद्ध पुरातत्ववेत्ता हैं अमलानंद घोष, इनको श्रेय जाता है कि इन्होंने इसका खुदाई का कार्य आरंभ करवाया और जिसमें टीलों की बहुत सारे टीले उनको प्राप्त हुए और बाद में ब्रजवासी लाल थापर ने इस कार्य को आगे जारी रखा। इसका जो खुदाई कार्य है 1952 और बाद में ये 1961 से 1969 ईस्वी तक इसका कार्य चलता रहा। तो इसके बाद इसमें जो नगर एवं भवन निर्माण कालीबंगा में, तो यहाँ के टीलों की खुदाई से कालीबंगा के प्राचीन नगर होने के प्रमाण मिलते हैं। मतलब टीले मिले हैं और जो कि अब खंडर अवस्था में हैं, जिनको देखने से पता चलता है कि यहाँ एक प्राचीन नगर रहा होगा, जिसको 5 स्तरों में देखा जा सकता है, अलग अलग 5 स्तर। तो इसमें यहाँ मकान जो मिले हैं वो मिट्टी की ईंटों से बनाए जाते थे। ईंटों की चुनाई करने के बाद उन ईंटों पर मिट्टी के गारे का लेपन किया जाता था जिससे कि ईंटें सुरक्षित रहे और ईंटों को धूप में सुखाया जाता था। और ईंटों से, हालांकि पत्थर भी विशाल मात्रा में आसपास, लेकिन फिर भी ईंटों का प्रयोग किया गया और इन ईंटों से जो सुंदर आकृति के मकान बनाए गए। उस समय मिट्टी के गारे का प्लास्टर किया था और यहाँ पर जो मकान थे उनमें जो नाली व्यवस्था थी वो भी उच्च कोटि की थी, जिससे कि जो घरों में जो पानी है वो उसका आसानी से निकाला जा सके। इस प्रकार से और जो मकान बने इस समय उनमें उनकी जो हवादार बनाए गए, उनमें जो कि
खिड़कियां, दरवाजे इस प्रकार से रखे गए जिससे कि मकानों में पर्याप्त रोशनी बनी रहे और हवादार रहे। तो इन मकानों के जो फर्श हैं वो पक्के भी देखने को मिलते हैं, जिनको ईंटों को चुनकर पक्का किया गया। तो भवन और नगर निर्माण योजना अच्छी थी इस समय। इसके बाद बर्तन एवं अन्य सामग्री। तो बर्तन एवं अन्य सामग्री में देखते हैं कि यहाँ जो बर्तन प्राप्त हुए हैं उनका रंग ज़्यादातर लाल है, परंतु शीर्ष और मध्य भाग पर काली और सफ़ेद रंग की रेखाएं स्पष्ट देखी जा सकती हैं। ये जो खुदाई में जो बर्तन प्राप्त हुए हैं उनके जो बर्तनों का रंग ज़्यादातर लाल है, परंतु शीर्ष और मध्य भाग पर काली और सफ़ेद रंग की रेखाएं स्पष्ट दिखाई देती हैं। इन बर्तनों पर चौकोर, गोल, जालीदार, वृत्ताकार, घुमावदार, त्रिकोण एवं समानांतर रेखाओं द्वारा अलंकरण किया गया है। इन बर्तनों की क्या विशेषता है कि इन पर जो किया गया है वो चौकोर, गोल, जालीदार, वृत्ताकार, घुमावदार, त्रिकोण एवं समानांतर रेखाओं द्वारा अलंकरण किया गया है। बर्तनों के अतिरिक्त खिलौने, जैसे खिलौना मिट्टी के खिलौने जिनका प्रयोग ज़्यादा बच्चे खेलने में करते होंगे, और मिट्टी की मोहरें मिली हैं और चूड़ियाँ मिले हैं, तोल के बाट मिले हैं जिससे वस्तुओं को तोला जा सके, क्योंकि वस्तुओं को देते और लेते समय उनका वजन है, इसके लिए ये बाट प्रयोग किए जाते थे। मोहरें प्राप्त हुई हैं, चूड़ियाँ मिली हैं जिनको इसलिए प्रयोग करते थे। चाकू, कांच के बर्तन भी प्राप्त हुए हैं, कांच की मणियाँ भी प्राप्त हुई हैं। कांच के बर्तन के साथ साथ मणियाँ भी प्राप्त हुई हैं जिनका प्रयोग ज़्यादातर आभूषणों को बनाने में होता था। इसके बाद है दुर्ग के भग्नावशेष। दुर्ग के भग्नावशेषों में दुर्ग की आकृति समचतुर्भुजाकार थी। इस समय जो दुर्ग बने हुए मिले हैं उनकी आकृति कैसी थी? समचतुर्भुजाकार थी। और दुर्ग के परकोटे के निर्माण में ईंटों का प्रयोग किया गया है। मोस्टली ईंटें ही इस्तेमाल की गई हैं, कच्ची ईंटें जिनको धूप में सुखा लिया जाता था। चबूतरों को एक दूसरे से गलियारों में विभक्त किया गया है और अवशेषों में सीढ़ियां भी मिली है जिससे कि चढ़ने उतरने में आसानी रहे। ये सीढ़ियां भी ईंटों की बनी हुई है। तो कुल मिलाकर जो दुर्ग थे उनकी जो आकृति थी समचतुर्भुजाकार थी। इसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट दाह संस्कार। तो इस समय लोग जो इस समय की सभ्यता भी काफ़ी डेवलप हो चुकी थी और जैसे कालयुग का सभ्यता जिसमें जब व्यक्ति मर जाते थे तो उनके दाह संस्कार की जो 3 प्रकार के समय मिले हुए हैं। जैसे कालीगंगा में दाह संस्कार 3 प्रकार से किया जाता था। कौन कौन से 3 प्रकार थे? नंबर 1, आयताकार अथवा अंडाकार गड्ढों में शवों को सीधा लेटा देना, यानी गड्ढों में गड्ढे खोद दिए जाते थे जो कैसे होते थे? आयताकार अथवा अंडाकार गड्ढों में शवों को सीधा लेटा दो। दूसरा था वृत्ताकार गड्ढों में समाधान करना, वृत्ताकार गड्ढों में। नंबर 3, आयताकार गड्ढों में मृतभांड निक्षेप। तो तीसरा प्रकार था आयताकार गड्ढों में मृतभांड निक्षेप। तो बर्तन भी रख दिए जाते थे। दूसरे तथा तीसरे प्रकार के कब्रों में सब नहीं मिले, मतलब खुदाई में दूसरे और तीसरे प्रकार जैसे वृत्ताकार गड्ढों में समाधान करना और आयताकार गड्ढों में मृतभांड निक्षेप। तो दूसरे तथा तीसरे प्रकार के कब्रों में सब नहीं मिले हैं। अतः पुरातन देवताओं का मानना है कि ये प्रतीकात्मक शवाधान के रूप में रही हो। शव सिर और इनको शवों को जो रखा जाता था यानी मृत शरीर को, तो उनका जो सिर होता था वो उत्तर दिशा और पैर दक्षिण दिशा की ओर रखे जाते थे। सिर के पास मृत पात्र रखे जाते थे। एक कब्र में तो तांबे का दर्पण भी मिला है। तो ऐसी मान्यता थी कि जो मृत व्यक्ति है वो मरने के बाद भी इनका इस्तेमाल करेगा। तो ऐसी जो एक सिंपैथी, एक अधिक लगाव होने के कारण इनके साथ
मृत व्यक्ति के साथ कुछ बर्तन भी रख दिए जाते थे, जिसमें एक कब्र में तो तांबे का दर्पण भी मिला है। मृत पुरुष के संबंधी अपनी सामर्थ्य के अनुसार पात्र रख देते थे, जैसी सामर्थ्य वैसे ही उनके साथ पात्र रख दिए जाते थे, और ये विश्वास था कि वे मृत होने के बाद भी इनका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ऐसी भावना रही होगी उस समय। तो शवों को कैसे रखा था? सिर उत्तर की दिशा, सिर को जो उत्तर दिशा में, और जो पैर थे वो दक्षिण दिशा की ओर रखे जाते थे। और 3 प्रकार, आयताकार अथवा आयताकार गड्ढों में शवों को सीधा लिटा देना, नंबर 2 वृत्ताकार गड्ढों में समाधान करना, और नंबर 3 आयताकार गड्ढों में मृतभांड निक्षेप। लेकिन इतिहास जो पुरातत्ववेत्ता मानते हैं कि ये दोनों दूसरी और तीसरी प्रकार के में शव नहीं मिले, ये प्रतीकात्मक रूप में भी हो सकते हैं। हड़प्पा पूर्व की सभ्यता, हड़प्पा पूर्व की सभ्यता में कालीबंगा में प्राप्त अवशेषों की तरह हड़प्पा पूर्व की सभ्यता के अवशेष पाकिस्तान के कोट डीघी नामक स्थान में भी मिले हैं। यानी जैसे कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान जो कि 47 से पहले एक ही था, एक ही देश था, तो बाद में विभाजन हुआ। लेकिन कुछ जो हड़प्पा पूर्व सभ्यता के अवशेष पाकिस्तान के कोट डीघी नामक स्थान से भी मिले हैं, जिसे पाकिस्तान के पुरातत्व विभाग ने कोट डीघी सभ्यता की संज्ञा दी है। तो वहां के पुरातत्व विभाग ने किसकी संज्ञा दी है? कोट डीघी सभ्यता की संज्ञा दी है। कालीबंगा की खोज ने पुरातत्ववेत्ताओं के समक्ष यह प्रश्न खड़ा किया कि हड़प्पा सभ्यता के निर्माता कौन थे। मतलब ये प्रश्न खड़ा होता है पुरातत्ववेत्ता के सामने कि हड़प्पा सभ्यता के निर्माता कौन थे और उनका हड़प्पा वासियों से क्या संबंध था। दूसरी संभावना यह हो सकती है कि दोनों एक ही समुदाय की 2 श्रेणियां हों, और दूसरी संभावना ये बताई जाती है कि एक ही समुदाय की 2 श्रेणियां हों, यानी ये सारी जो सभ्यताएं वो आपस में कहीं न कहीं मेल खाती हैं। इसके बाद है बैराट की सभ्यता। बैराट की सभ्यता जयपुर से लगभग 85 किलोमीटर दूरी पर स्थित है। ये महाभारत काल में इसका उल्लेख देखने को मिलता है कि विराट राजा जो कि महाभारत काल में जो पांडव थे वो विराट राजा के यहाँ रुके थे अपने अज्ञातवास के दौरान छद्मवेश में। तो उस समय का वर्णन है। बैराट की सभ्यता जयपुर से लगभग 85 किलोमीटर दूरी पर स्थित है। प्राचीन ग्रंथों में इसका नाम विराटपुर मिलता है, जो मत्स्य जनपद की राजधानी थी। मत्स्य मतलब 16 महाजनपद है, उनमें मत्स्य जो है वो इसकी राजधानी थी विराटपुर की। मत्स्य जनपद की राजधानी थी विराटपुर राजधानी किसकी थी? मत्स्य जनपद की। पांडवों ने अज्ञातवास का अंतिम वर्ष विराट राजा की सेवा में ही व्यतीत किया था, जो छद्मवेश में रहे। वर्तमान में बैराट कस्बे के चारों टीले ही टीले दिखाई देते, यानी अब खंडर अवस्था में वहां पर जो भवन रहे होंगे वो टीले का रूप में खंडर अवस्था में दिखाई देते हैं। तो बैराट की सभ्यता भी काफी प्राचीन। ईंट, अब बैराट सभ्यता में ईंट, मठ और मुद्राएं व अन्य वस्तुओं जो उनको समझेंगे। तो ईंट है बैराट के आसपास पत्थरों की कोई कमी नहीं थी। चाहते तो उस समय के लोग पत्थरों से भी अपने भवनों का निर्माण करते, लेकिन फिर भी उस समय के लोगों ने ईंटों का प्रयोग किया। तो फिर भी भवन निर्माण के लिए मिट्टी की बनाई हुई ईंटों का प्रयोग किया गया। मठों, स्तूपों, मंदिरों, मकानों व चबूतरों के निर्माण में, सभी के निर्माण में ईंटों का ही प्रयोग किया गया। ईंट मोहनजोदड़ो के समान ही दिखाई देती, जैसे मोहनजोदड़ो में ईंटों का प्रयोग हुआ और उसी प्रकार की ईंट इधर भी बैराट में भी दिखाई देती है। उसी प्रकार से लोगों ने अपने घरों का निर्माण भी किया, जिसमें मठ, स्तूप, मंदिर, मकान आदि चबूतरे भी ऐसे ही दिखाई देते। और अधिकतर पत्थरों की जगह तो पत्थरों का इस्तेमाल नहीं हुआ, बहुत रेयर कंडीशन में, जबकि ईंटों का प्रयोग अधिक देखने को मिलता है। मठ एक खंडरनुमा भवन मिला है जिसमें 6 से 7 छोटे कमरे बने हुए हैं। पुरातत्ववेत्ताओं का मानना है कि यह खंडर बौद्ध मठ है। मतलब
जो खुदाई में जो पुरातत्ववेत्ताओं ने दिए हैं, तो उनका मानना है कि ये जो खंडरनुमा जो ये भवन मिला है वो क्या है, बौद्ध मठ है। यहाँ पर भिक्षु रहते होंगे। खंडर के अवशेष गोदाम तथा चबूतरों के अस्तित्व का भी संकेत करता है। और कुछ विद्वान ये मानते हैं पुरातत्ववेत्ता कि ये शायद गोदाम रही हो। तो इस प्रकार ये मठ जो कि खंडरनुमा भवन के रूप में है, और इसके निर्माण में भी मतलब ईंटों और पत्थरों का प्रयोग देखने को मिलता है। मुद्राएं, खंडर के कमरों से जो वस्तुएं प्राप्त हुई हैं उनमें चांदी की मुद्राएं महत्वपूर्ण हैं। कुल 36 मुद्राएं मिली हैं। संख्या कितनी है? 36। इनमें 8 पंचमार्क हैं और चांदी की मुद्राएं हैं 8 पंचमार्क चांदी की मुद्राएं। कितने में से? 36 में से। और 28 इंडो ग्रीक तथा यूनानी राजा शासकों की मुद्राएं हैं। तो मुद्राएं भी इस बात का द्योतक है कि उस समय मुद्रा व्यवस्था अच्छी अवस्था में थी, यानी वस्तुओं को लेन देन में इनका इस्तेमाल होता था। इसके बाद अन्य वस्तुओं में कपड़े में बंधी हुई मुद्राएं मिली हैं। यह कपड़ा जो मिला है वो हाथों से बुना हुआ है। उत्खनन से प्राप्त मृतभांड अलंकृत हैं और उन पर स्वास्तिक तथा रत्न चक्र के आकर्षक चित्र बने हुए हैं। मिट्टी के बने पूजा पात्र, थालियां, लोटे, मटके, खप्पर, नाश्ते को पक्षी, कुंडियां तथा पत्थर की थालियां एवं छोटे संदूकें भी मिली हैं। तो अन्य वस्तुओं में क्या क्या चाहिए? जैसे मृतभांड और स्वास्तिक, रत्न चक्र, आकर्षक चित्र, मिट्टी के बने पूजा पात्र, थालियां, लोटे, मटके, खप्पर जो कि मनुष्य के इस्तेमाल में लाए जाते थे, और पक्षी कुंडियां तो पत्थर की थालियां भी प्राप्त हुई हैं। तो ये भी अवशेष उस समय की जो जानकारी देते हैं कि किस प्रकार से लोग इनका इस्तेमाल कर रहे थे। अशोक स्तंभ, बौद्ध मठ के दक्षिण की ओर चुनाव पत्थर के पालिशदार टुकड़े और बड़ी मात्रा में सादे पत्थर के टुकड़े मिले हैं। कई पत्थरों पर सिंह की आकृति का खंड भी सम्मिलित है। तो अशोक स्तंभ जिसमें शेर, जो कि शेर की लाट यानी शेर की आकृति बनी हुई है, कई पत्थरों में सिंह की आकृति भी सम्मिलित है। 510 से 540 ईस्वी के मध्य मेहर कुल के आक्रमण के दौरान, यानी 510 और 540 ऐसा कयास लगा जाता है इतिहासकारों के द्वारा कि 510 और 540 ईस्वी के मध्य मेहर कुल के आक्रमण के दौरान इन स्तंभों को तोड़ा गया हो, और बाद में स्थानीय लोग अपने घरों का निर्माण करने के लिए बड़े बड़े पत्थर उठा ले गए हों। तो ये भी ऐसा भी अनुमान लगाया जाता है अशोक स्तंभ को तोड़ने के संबंध में कि मेहुकुल ने जब आक्रमण किया हो उस समय लोगों ने इन पत्थरों को अपने जरूरी निर्माण कार्य में को इस्तेमाल लिया हो और इनको अपने घर ले गए। गोल मंदिर, बैराट में गोल मंदिर के अवशेष भी मिले हैं। विद्वानों की मान्यता है कि इसका निर्माण अशोक ने करवाया होगा। मंदिर की फर्श ईंटों की बनी हुई है और दरवाजे जो कि लकड़ी के हैं। इन लकड़ियों के दरवाजों को टिकाने के लिए कीलों का भी प्रयोग किया गया है। जैसे और भी जो वस्तुएं मिली हैं खुदाई के मंदिर को उत्खनन से उनका बिल्कुल स्पेल, जैसे पूजा पाठ, थालियां, पक्षियों की मूर्तियां, खप्पर, धूपदान आदि उल्लेखनीय हैं, जो कि मनुष्य के द्वारा धार्मिक कार्यों में, सामाजिक कार्यों में इसका प्रयोग किया जाता रहा हुआ और पूजा पद्धति भी उस समय काफ़ी प्रचलित थी, यानी धार्मिक जीवन से इनका संबंध है। तो आज हमने राजस्थान में कालीबंगा सभ्यता एवं संस्कृति की विशेषताओं को समझा, जिसमें हमने पहले कालीबंगा सभ्यता, नगर एवं भवन निर्माण, बर्तन एवं अन्य सामग्री, दुर्ग के भग्नावशेष, दाह संस्कार, हड़प्पा की पूर्व की सभ्यता, बैराट की सभ्यता को समझा, जिसमें हम देखते हैं कि प्राचीन ग्रंथों में इसका नाम विराट को मिलता है, जो मत्स्य जनपद की राजधानी
थी और यहीं पर पांडवों ने अपना अज्ञातवास काटा था छद्म देश में। ईंट, किस प्रकार की ईंटों का प्रयोग हुआ, पत्थरों की बहुलता थी फिर भी ईंटों से भवन निर्माण किया गया और मठों, स्तूपों, मंदिरों के मकानों और चबूतरों को बनाने में इसका इस्तेमाल देखने को मिलता है, जो कि मोहनजोदड़ो की ईंटों के समान ही है। मठ बना जिसमें बौद्ध भिक्षु रहते होंगे और ये बौद्ध मठ। मुद्राएं, खंडर के कमरों से जो वस्तुएं प्राप्त हुई हैं उनमें चांदी की मुद्राएं भी महत्वपूर्ण हैं और कुल 36 मुद्राएं मिली हैं। इनमें 8 पंचमार और चांदी की मुद्राओं में 8 पंचमार चांदी मुद्राएं और 28 इंडो ग्रीक तथा यूनानी शासकों की हैं। इसके बाद अन्य वस्तुओं में जो है स्वास्थ्य, तिरंग चक्र के आकर्षक चित्र बने हुए हैं, मिट्टी के बने पूजा पाठ थालियां, लोटे, मटके, कप्पन, नाचते पक्षी, कुंडियां, ये अन्य वस्तुओं में दिखाई देते हैं। अशोक स्तंभ, इसको तोड़ने में न्यूरपुल ने जब आक्रमण किया हुआ तो इसके पत्थरों का इस्तेमाल स्थानीय लोगों ने अपने निर्माण कार्य में किया हुआ। इसके बाद गोल मंदिर जो है वो बैराट में गोल मंदिर के अवशेष मिले। विद्वानों की मान्यता में इसका निर्माण अशोक ने करवाया गया होगा और इस मंदिर की जो फर्श है वो ईंटों की बनी हुई है और इसमें जो दरवाजे लगाए गए हैं उनको कीलों से टिकाया गया है और मंदिर के उत्खनन से कुछ बहुत सारे पात्र भी मिले हैं जिसमें थालियां, पक्षियों की मूर्तियां, खप्पर, धूपदान आदि उल्लेखनीय हैं। तो आज इस वीडियो में इतना ही। इसके आगे हम नेक्स्ट विषय को समझेंगे नेक्स्ट, और आज बस इतना ही। ओके।